हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस क्लास में। और यहाँ पर हम सीटेट 16 दिसंबर से 13 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करा रहे हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये दिसंबर 2019 पेपर 2 का सॉल्व है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में जो होने वाला है उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी अपनी रिविज़न अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर जो ये पेपर है ये 2019 का पेपर है, दिसंबर 2019 का पेपर 2 है जिसका हम CDP देखेंगे। 30 क्वेश्चन बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करिए और देखिए कि आपने कैसी तैयारी कर रखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो यहाँ पर बात की गई है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। इसके अनुसार नूर का जो कथन है ये किस अभिविन्यास के अनुसार यानी किस अभिविन्यास प्रारूप को दर्शाता है। ठीक है, किसकी अवस्था को दर्शाता है। कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन एवं पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत या फिर आदान प्रदान परंपरागत। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये समझ आता है कि यहाँ पर आदान प्रदान की बात की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, आदान प्रदान परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बात की गई है, समाज में विभिन्न लिंगों के उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। इन सभी टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप जरूर तैयार करके जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाता है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, जेंडर रूढ़िवादिताएं। ठीक है, राइट आंसर 4, जेंडर रूढ़िवादिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता जो है वो साहसी गतिविधियों करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने देखा होगा किताबों में दिखाया जाता है कि पिता को घर के कार्यों में कुछ कार्य करते हुए दिखाते हैं और माता जो होती है वो साहसी गतिविधियां कर रही होती है। ठीक है, तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है या फिर यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की बात की गई है कि जब एक वयस्क बच्चे को कोई कार्य कर रहा होता है तो वहाँ पर सहयोग प्रदान किया जाता है, तो इसको विस्तारण को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चा अपने से कार्य कर रहा होता है लेकिन उसे हिंट देना, सहयोग देना, तो क्या कहलाता है। खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाण ढांचा, अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, वाइगोत्स्की ने इसे पाण और ढांचा कहा है। ठीक, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था और मूर्त संक्रिया अवस्था, अमूर्त संक्रिया अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और चारों ही स्टेजेस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है यहाँ पर, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है,
यहाँ पर मूर्त की बात की गई होती तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता, लेकिन यहाँ पे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यानी अमूर्त तर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए या फिर ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव छांट पाते होंगे तो निश्चित आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। 6 to 8 की बात की जा रही तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन निश्चित है आपको आएगा एग्जाम में। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या फिर संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, या फिर पैटर्न खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सभी अपना आंसर करते रहिए। और तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। राइट आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं तो बच्चों के अंदर, तो ये आपका समाजीकरण हो जाएगा, सोशलाइजेशन। फर्स्ट ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इनका रिवीजन आप जरूर करके जाइएगा। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, या फिर परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, या फिर मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं? तो ऐसा नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका 4 आंसर जो है यही राइट हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही जो हैं ये एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक प्रगतिशील कक्षा के लिए पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है या फिर विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है? तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका फर्स्ट ही बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, जहाँ पर स्टूडेंट को एक्टिव दिखाया जा रहा है, तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
सतत एवं समग्र मूल्यांकन, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको सभी पेपर में देखने को मिल सकता है। मूल्यांकन टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ये ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, या फिर विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर 4 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवाद आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस को भी। पहला ऑप्शन कह रहा है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना गलत हो जाता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा आंसर भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए। तो ये भी आंसर आपका जो है ये नकारात्मक है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। तो बात ठीक लग रही है, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बना देना, ये तो यहीं पर गलत हो जाता है। मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत तो करना नहीं चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक हैं? ठीक है, तो 15 का आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? एक स्वलीन विद्यार्थी के सूचक हैं, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, या फिर मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो 15 में यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के ये सभी लक्षण है। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, तो ये गलत है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, तो एक रूप तरीकों का प्रयोग भी गलत है। हर तरह के विद्यार्थी होंगे वहाँ पर। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल पर दबाव डालना, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वो है 4। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही लग रहा है। राइट आंसर 3 हो जाएगा। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना,
निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, या फिर विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये भी गलत है, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 देखते हैं, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो नहीं पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इस समय। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, या फिर उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो तीनों ही आपके गलत हैं, यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन 3। ठीक है, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। तो याद करना आपका गलत हो जाता है, दंड देना भी गलत है। ठीक है, अनुबंधन भी नहीं करना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ही आवश्यक है। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही गलत हो जाते हैं। पहला आंसर आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप ध्यान दीजिए, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो 25 का यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे चारों ही बातें सही हैं। विद्यार्थी में अभिरुचि होनी चाहिए, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ भी, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भी। राइट आंसर आपका 4 हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। ठीक है, तो 26 में यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, या फिर पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या फिर अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या फिर यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है? तो ये तो गलत है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाता है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड का विशेषता है? ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो 29 में यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं ये तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। राइट आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, या फिर द्वितीयक? तो आप जानते हैं कि परिवार जो होता है ये प्राइमरी में आता है, तब परिवार एवं पास पड़ोस जो है ये बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हो जाएंगी। राइट आंसर 2। विद्यालय जो होता है ये आपका द्वितीयक यानी कि गौड़ में आ जाता है। ठीक है, राइट आंसर 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन किए सीडीपी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, दिसंबर 2019 का ये पेपर है। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी अपना रिवीजन बेहतर ढंग से करके एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, और अच्छा स्कोर कर पाएँ। साथ ही चैनल पे और भी वीडियो दिए जाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, आर्ट के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट और ऑल टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।